नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज की हमारी कक्षा में। तो देखिए, हम अध्ययन कर रहे थे पद परिचय का। पद परिचय में हमने जो विकारी और जो अविकारी शब्द हैं उनका विस्तारपूर्ण अध्ययन कर लिया था। आज हम विस्तार पूर्वक जो पद परिचय हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शब्द और पद में जो अंतर है वो हम जानेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, शब्द और पद में क्या अंतर है, यह चर्चा हमने पहले भी कर ली थी। एक बार फिर हम आपके सामने यह चर्चा करेंगे। तो देखो, शब्द भाषा की स्वतंत्र अथवा अर्थवान इकाई है। अर्थात जो शब्द है वह भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान क्या है, इकाई है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। ठीक है, जब जो शब्द है वो वाक्य में प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है, आपका पद कहलाता है। अर्थात जब तक शब्द है वो वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता तब तक क्या नहीं कहलाता है, पद नहीं कहलाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपकी बात समझ में आई। फिर देखिए, जैसे लड़का शब्द है, जैसे लड़का क्या है, शब्द है। लड़का घर जाता है रेखांकित शब्द को पद कहते हैं। ठीक है, अगर यह लड़का अकेला यहाँ पर प्रयुक्त होता है तो यह तो क्या है, आपका शब्द है। लेकिन इस लड़के को वाक्य में क्या कर दिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, तो यह क्या कहलाएगा, आपका वाक्य कहलाएगा, अर्थात पद कहलाएगा। जैसे कि लड़का घर जाता है रेखांकित शब्द को पद कहते हैं, अर्थात जो लड़का रेखांकित यहाँ पर शब्द है उसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों, आपके जो पद है वह समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, पद से अभिप्राय, अर्थात जो पद है उससे क्या अभिप्राय है। तो देखो विद्यार्थियों, इसमें जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। बात आपके समझ में आ गई कि जब जो शब्द है वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका पद कहलाता है। या अक्सर परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पद किसे कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, व्याकरण की दृष्टि से यह पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, आपकी जो क्रिया है, और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक हो सकते हैं। अर्थात जो आपके पद हैं वह संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी हो सकते हैं, विशेषण और क्रिया भी हो सकते हैं। अर्थात क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, अर्थात और आपका जो विस्मयादि बोधक है वह हो सकते हैं। अर्थात विकारी और जो आपका अविकारी है, विकारी और आपका जो अविकारी शब्द है वह दोनों हो सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपकी बात समझ में आई इसमें कि जो पद है वह विकारी भी हो सकते हैं और अविकारी भी हो सकते हैं। अर्थात जब स्वतंत्र वाक्य है वह व्याकरणिक दृष्टि से व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और किसी वाक्य में जुड़ जाता है तो वह शब्द क्या कहलाता है, आपका वह अर्थवान शब्द आपका पद कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए, वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, आपका पद परिचय कहलाता है। अर्थात आपके वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द का व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, आपका पद परिचय कहलाता है। इसे व्याकरणिक परिचय भी कहा जाता है। अर्थात इसको क्या कहते हैं, व्याकरणिक परिचय भी कहते हैं। अर्थात व्याकरण के आधार पर क्या दिया जाता है, इसका परिचय दिया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर देखिए, पद परिचय के लिए सभी शब्दों के भेद। अब देखो, पद परिचय के लिए हमें क्या करना होगा, पद परिचय के लिए सभी पदों के अर्थात सारे के सारे जो शब्द हैं उनका क्या बताना होगा, हमें भेद, उनका उपभेद, उनका लिंग है, वचन है, कारक आदि की जानकारी होनी आवश्यक है। यह चर्चा हमने पहले ही कर ली थी जब मैंने आपको विकारी और जो अविकारी शब्द हैं उनका विस्तारपूर्ण अध्ययन करवाया था उसी समय। ठीक है, इसलिए पद परिचय देते समय जिन बातों की जानकारी आवश्यक है वे बातें देखिए विद्यार्थियों कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इसमें वे बातें हैं आपकी, पहला है आपका संज्ञा का पद परिचय। पहला कौन सा, आपका संज्ञा का पद परिचय। तो संज्ञा के पद परिचय में देखिए, संज्ञा का पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। तो देखो विद्यार्थियों, इसमें संज्ञा का पद परिचय में संज्ञा का भेद बताना होता है। क्या बताना होता है, संज्ञा का भेद। फिर है उसका लिंग बताना होता है कि संज्ञा के भेद में हमने चर्चा की थी, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा, जातिवाचक, दूसरा कौन सा आपका व्यक्तिवाचक, और तीसरा कौन सा आपका भाववाचक। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बताना होता है, उसमें संज्ञा का जो भेद है वह बताना होता है। फिर देखिए, इसमें
लिंग में कौन कौन से आ गए? लिंग में आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आ गया। वचन में कौन सा आ गया? वचन में आपका एक वचन और बहुवचन आ गया। ठीक है। कारक में कर्ता है, कर्म है, करण है, संपादान है, अपादान, संबंध, अधिकरण का जो संबोधन है उनमें से कौन सा कारक है उसका क्या बताना होता है? भेद है वो बताना होता है। फिर देखिए संबंध कौन सा है? पद का क्रिया के साथ क्या संबंध है? यदि हो तो वह भी हमें क्या होता है? बताना होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर अपनी बात को क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर उदाहरण आपके सामने दिया गया है। उदाहरण है आपका, उदाहरण है सरला पुत्री के पास नोएडा आई। सरला पुत्री के पास कहाँ आई? नोएडा आई। तो इसमें सरला का क्या देना है? हमें पद परिचय देना है, क्योंकि सरला क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है। हम अध्ययन कर रहे हैं आपके विकारी शब्द, और विकारी में हम जो पहला शब्द है आपका संज्ञा शब्द अर्थात उसका क्या देख रहे हैं? पद परिचय देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सरला शब्द का जो पद परिचय है वो हमें देना होगा। सरला शब्द के नीचे रेखांकित किया होगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें संज्ञा का भेद पता होना चाहिए। जब तक हमें संज्ञा का भेद पता नहीं होगा तब तक हम सही रूप से उसका जो पद परिचय है वो व्याकरणिक दृष्टि से वो नहीं कर सकते। इसलिए देखिए विद्यार्थियों, और संज्ञा का भेद कौन सा है? यहाँ पर सरला अर्थात सरला क्या है? कि व्यक्ति विशेष है। सरला क्या है? कि व्यक्ति विशेष है। इसलिए क्या हो जाएगी इसकी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है विद्यार्थियों। फिर देखिए इसका लिंग हमें बताना होता है कि जो सरला है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो सबको देखिए पता है कि जो सरला है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। इसलिए इसका लिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्त्रीलिंग। फिर देखिए क्रिया की जो कर्ता है अकेली है या बहुत ज़्यादा है, अर्थात एक वचन में है या बहुवचन में है, वह भी हमें पता होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें यहाँ पर ज्ञात हो रहा है कि जो सरला है वह एक वचन है। तो यहाँ पर इसका वचन क्या हो जाएगा? आपका एक वचन। ठीक है। फिर देखिए यह जो कारक है वो कौन सा है? तो देखो यहाँ पर सरला पुत्री के पास नोएडा आई अर्थात यहाँ पर सरला कौन है? यहाँ पर सरला है वो कर्ता है। सरला कौन है? कर्ता है। इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर कारक कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों। फिर देखिए सरला पुत्री के पास नोएडा आई। आई क्रिया का कर्ता, अर्थात यहाँ पर आई क्या है? यहाँ पर आई है क्रिया है। इसलिए सरला क्या हो जाएगी? यहाँ पर आई क्रिया की कर्ता हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपके जो संज्ञा शब्द का पद परिचय है वह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपसे जो परीक्षा है उसमें भी जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। उसमें विस्तार पूर्वक आपको संज्ञा का भेद, उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक और उसका संबंध क्रिया के साथ वह हमें बताना होता है। ठीक है विद्यार्थियों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो पद परिचय है उसकी तरफ। तो देखिए इसमें आगे है हमारा सर्वनाम का पद परिचय। कौन सा है विद्यार्थियों? सर्वनाम का पद परिचय। तो देखिए इसमें सर्वनाम के भेद हमने पहले ही अध्ययन कर लिया था विस्तार पूर्वक सबका, कि जो सर्वनाम है उसके कितने भेद है, सर्वनाम का क्या कार्य होता है, वह सब बातें आपको पहले ही मैंने बता दी हैं। ठीक है। तो इतनी आपकी दिक्कत है वो नहीं आएगी। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर सर्वनाम के भेद है वह होते हैं आपके कितने? 6। तो देखो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद हैं? आपके 3 है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है विद्यार्थियों। फिर देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है और आपका निजवाचक सर्वनाम है। कुल मिलाकर के आपके सर्वनाम के कितने भेद हो गए? यहाँ पर आपके सर्वनाम के 6 भेद हो गए हैं। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में से ही लगभग जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए इसके तीनों के तीनों जो भेद हैं उसका आपको अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों। फिर देखिए क्या बताना होता है? सर्वनाम का भेद आपका हो गया। फिर सर्वनाम का लिंग बताना होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि सर्वनाम कहाँ प्रयुक्त होता है? सर्वनाम है वो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसलिए उसका क्या बताना होता है? लिंग बताना होता है। फिर उसका वचन आपको बताना होता है। और फिर कर्ता अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन में से जो भी आपका कर्ता का अर्थात जो आपका कारक है वह आपको बताना होता है। ठीक है विद्यार्थियों।
फिर देखिए इसमें संबंध अर्थात पद का क्रिया के साथ क्या संबंध है। जिस प्रकार से हमने संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध देखा था, उसी प्रकार यहाँ पर हम सर्वनाम जो शब्द है, सर्वनाम जो पद है, उसका क्रिया के साथ क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम समझेंगे, क्या समझेंगे। उदाहरण है आपका वे खेल रहे हैं। उदाहरण कौन सा आपका, वे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द नहीं आया है, यहाँ पर संज्ञा शब्द नहीं आया, बल्कि यहाँ पर क्या आया है, सर्वनाम शब्द आया है। अब आप सबको पता है कि संज्ञा शब्द के स्थान पर क्या प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें वे का क्या देना है, पद परिचय देना है। तो विद्यार्थी यहाँ पर वे क्या है, यहाँ पर आपका वे है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है विद्यार्थियों, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा है, अन्य पुरुष है। कौन सा है, अन्य पुरुष है। ठीक है, फिर देखिए इसका लिंग क्या हो जाएगा, इसका लिंग हो जाएगा पुल्लिंग। क्यों हो जाएगा पुल्लिंग, क्योंकि इसका जो लिंग है उसका ज्ञान हमें होगा, किससे होगा, क्रिया से होगा। तो देखिए वे खेल रहे हैं, अब यहाँ पर अगर लड़की होता, स्त्रीलिंग में होता तो क्या होता, वे खेल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपको बहुत ही बारीकी से इसका क्या करना है, अवलोकन करना है। और फिर अच्छी तरह से जो पद है, जो सर्वनाम या आपका संज्ञा शब्द है, उसका क्या देना है, पद परिचय देना है। अब देखिए वे खेल रहे हैं, आपका जो वचन है वह उसका ज्ञान भी कौन कराता है, उसका बोध भी आपका जो संज्ञा या जो सर्वनाम है वही करवा देता है। ठीक है, अगर यहाँ पर वह आता तो एक वचन होता, और वे आ गया तो क्या हो गई, यहाँ पर बहुवचन हो गया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, वचन इसका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, और अब देखिए कर्ता कारक खेल रहे हैं, कर्ता कारक खेल रहे हैं अर्थात क्रिया का क्या है, यह करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो पद परिचय है वह बताना होता है। तो आशा करता हूँ कि किसी प्रकार की आपके संज्ञा और सर्वनाम के पद परिचय में किसी प्रकार की शंका नहीं होगी। ठीक है, आपके पास पाठ्य पुस्तक वगैरह है, आपके पास अनेक उदाहरण है, उसमें अच्छी तरह से अभ्यास आप कीजिए। उसमें जो भी आपके मन में शंका थी वो मैंने हमारी जो कक्षा है उसके माध्यम से क्या करती है, दूर कर दी है। अब देखते हैं आगे हम विशेषण का पद परिचय, किसका पद परिचय देखेंगे हम, विशेषण का पद परिचय। तो देखिए विद्यार्थियों, विशेषण का पद परिचय देते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इसमें विशेषण का भेद, सबको पता है कि जो विशेषण है उसके कितने भेद हैं, उसके 4 भेद हैं। विशेषण के विद्यार्थियों कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा कौन सा है आपका, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक में गुण दोष वगैरह बताया जाता है, संख्यावाचक में संख्या का ज्ञान करवाया जाता है, परिमाणवाचक में माप तोल का जो बोध है वो करवाया जाता है, और सार्वनामिक में किस प्रकार से इसका दूसरा नाम कौन सा बताया था मैंने, संकेतवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से आपके चारों के चारों जो सर्वनाम विशेषण के जो भेद हैं वो आपको पता है। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण का हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो देखिए यहाँ पर विशेषण का पद परिचय देते समय हमें उसका भेद, उसका लिंग, उसका वचन और विशेष्य, ठीक है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपके विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। उदाहरण है आपका, मैंने नई पुस्तकें खरीदी। उदाहरण क्या है आपका, मैंने नई पुस्तकें खरीदी। तो इसमें देखिए किस प्रकार से यहाँ पर क्या है आपका, नई का क्या देना है, पद परिचय देना है। ठीक है, बाकी के जो शब्द है उनका पद परिचय आपको आता है अच्छी तरह से। मैंने अर्थात मैं क्या है, यहाँ पर मैं आपका सर्वनाम है, और ने क्या है, यहाँ पर कारक चिन्ह है। ठीक है, और पुस्तकें क्या हो जाएगा आपका, पुस्तकें यहाँ पर आपका कर्म हो जाएगा, और खरीदी क्या है, आपकी क्रिया है। ठीक है विद्यार्थियों, हम विस्तार से सभी का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक बार जो विशेषण शब्द है उसका क्या देखते हैं, पद परिचय देखते हैं। तो विशेषण क्या है, इसमें नई अर्थात नई का पद परिचय देंगे तो क्या बताएंगे, इसमें नई है वो मैंने बताया था ना आपको, कैसी लगा करके क्या करना है, प्रश्न करना है। ठीक है, कैसी या कैसे लगा करके प्रश्न करना है। तो कैसी है पुस्तकें, नई है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण का
पता लगाने के लिए हमें कैसी या कैसा लगा करके क्या करना होता है, प्रश्न करना होता है और हमें उसका उत्तर है वो प्राप्त हो जाता है। पुस्तकें कैसी है, नई है, तो यह आपका गुणवाचक विशेषण है। फिर देखिए यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई है, यहाँ पर पुस्तकों की बताई गई है। पुस्तकें क्या है आपकी स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका नई का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुस्तक नहीं है, पुस्तकें हैं, बहुवचन में प्रयुक्त हुई है, इसलिए इसका वचन क्या हो जाएगा आपका बहुवचन। ठीक है, और यहाँ पर विशेषता बताई गई है, किसकी विशेषता, पुस्तकें अर्थात पुस्तक की, तो यहाँ पर जो पुस्तकें हैं वो क्या हो जाएगा आपका विशेष से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने संज्ञा, सर्वनाम और जो विशेषण है उसका क्या देखा है, पद परिचय देखा है। अब आगे हम अध्ययन करते हैं हमारे जो आगे का है उसका। फिर देखिए क्रिया का पद परिचय। तो देखो विद्यार्थियों, क्रिया का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्रिया का भेद हमने पहले ही इसका पूर्ण रूप से क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था कि जो क्रिया है वह क्या होती है, कितने उसके भेद हैं। तो देखो यहाँ पर क्रिया के मुख्यतः आपको कितने भेद बताने हैं, अर्थात क्रिया के भेद तो वैसे ज़्यादा होते हैं आपके। अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में केवल मात्र आपको सकर्मक जो अकर्मक क्रिया है उसी का जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, अकर्मक और सकर्मक का आपको पूर्णतः पता है। प्रेरणार्थ क्रिया में किसी के माध्यम से अर्थात किसी को प्रेरणा प्रदान करके किसी दूसरे से जो कार्य है वो करवाया जाता है, तो वह क्या होती है आपकी प्रेरणार्थ क्रिया होती है। जैसे शिक्षक ने बच्चों से गृह कार्य करवाया, ठीक है, माता पिता ने बच्चे से पानी वगैरह मंगवाया, जो भी है आपका प्रेरणार्थक वगैरह वहाँ पर होती है। ठीक है, तो देखिए क्रिया का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए उसका लिंग, ठीक है, और क्रिया का लिंग, उसका वचन और उसका पुरुष, ठीक है, और काल बताना। यह विशेष बात है कि जो क्रिया शब्द है उसका पद परिचय देते समय हमें उसका काल अवश्य बताना होता है। ठीक है, कि वह भूतकाल में है, वह वर्तमान काल में है या वह भविष्यत काल में है। ठीक है, फिर देखिए वाच्य, हमने 10th क्लास में अच्छी तरह से अध्ययन किया था कि जो वाच्य हैं वो कितने होते हैं आपके, तीन होते हैं। कर्तृवाच्य है, क्रमवाच्य है और भाववाच्य हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और क्रिया है वह कर्ता के अनुसार ही आती है। क्रमवाच्य में कर्ता और कर्म दोनों होते हैं, लेकिन जो कर्ता है वो गौण होता है और जो कर्म है वो क्या होता है, प्रधान होता है। और आपकी जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार ही क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, और भाववाच्य में कर्ता और कर्म दोनों गौण होते हैं और जो भाव है वो क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है विद्यार्थियों, फिर देखिए संबंध, कर्ता और कर्म का संकेत, ठीक है, कि दोनों में क्या संबंध है, उदाहरण के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण है आपका, सेवक बातें कर रहे थे, सेवक बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से कौन सी क्रिया यहाँ पर आई है। सेवक बातें कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, अर्थात यहाँ पर कौन सी क्रिया है आपकी, अकर्मक क्रिया है। क्यों, क्योंकि क्रिया का प्रभाव है वो सीधा किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है, फिर देखिए इसका लिंग क्या हो जाएगा, इसका लिंग हो जाएगा पुल्लिंग। क्यों, क्योंकि जो क्रिया का कर्ता है वो प्रयुक्त हुआ है, क्या हुआ है आपके पुल्लिंग में, सेवक है, तो सेवक का जो लिंग है वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। फिर देखिए सेवक बातें कर रहे थे, अर्थात एक सेवक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे सेवक हैं, इसलिए इसका वचन क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अब बताने वाला क्या है, बताने वाला दूसरा है, किसी दूसरी विशेष किसी अन्य के बारे में बता रहा है, तो कौन सा यहाँ पर पुरुष हो जाएगा, यहाँ पर आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो काल है वो कौन सा गठित हो रहा है। तो देखो सेवक बातें कर रहे थे, अर्थात यहाँ पर पूर्ण भूतकाल है, अर्थात यहाँ पर पूर्ण क्या है, भूतकाल है। ठीक है, कि जो बताने वाला है वो थोड़ी देर बाद में बता रहा है, अर्थात जो कार्य है वो पूर्णतः पहले ही हो गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो वाच्य है वो कौन सा है, यहाँ पर वाच्य है आपका
कर्तृवाच्य अर्थात यहाँ पर सेवक अर्थात कर्ता के अनुसार जो क्रिया है वो क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य आपका हो जाएगा। सेवक कर्ता की जो सेवक है अर्थात सेवक कर्ता की क्रिया कि किस प्रकार से जो क्रिया और जो सेवक है उन दोनों के बीच क्या है, संबंध है, अर्थात क्रिया का कर्ता कौन है, सेवक है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको क्या रखना है, इनका ध्यान रखना है। और जो क्रिया है, शब्द है, क्रिया जो पद है उनका क्या देना है, आपको पद परिचय देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो विकारी शब्द हैं उनका पद परिचय हमने अच्छी तरह से देख लिया है। फिर देखिए आगे आप अविकारी शब्द का जो पद परिचय है वो। ठीक है, तो इतनी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है और ध्यानपूर्वक आपको जो पद परिचय वो करना है। पहले भी हमने अध्ययन वगैरह कर लिया है, आपके पाठ्यक्रम में जो पिछली कक्षाएं हैं उनमें भी इस प्रकार का जो बिंदु है वो था। ठीक है, तो आपके लिए नया नहीं है, आप अच्छी तरह से इसको जानते हो, इससे अवगत हो। और मैंने जो विकारी और जो अविकारी शब्द है उनका पहले ही पूर्ण गहनता के साथ में आपको अध्ययन करवा दिया है, इसलिए बिल्कुल भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम देखते हैं अविकारी शब्दों का पद परिचय। ठीक है, अविकारी शब्दों में पहला आपका शब्द है क्रिया विशेषण का पद परिचय। पहला कौन सा आपका पहला शब्द है क्रिया विशेषण का पद परिचय। अब देखिए क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो देखो, क्रिया विशेषण के भेद मैंने बताया था आपको जब मैं अविकारी शब्दों का आपको अध्ययन करवा रहा था कि जो क्रिया विशेषण है उसके 4 भेद होते हैं। पहला है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक का अर्थ होता है, रीति का अर्थ होता है ढंग। ठीक है, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, अर्थात क्रिया किस प्रकार से गठित हो रही है उसकी जानकारी हमें रीतिवाचक से प्राप्त होती है। फिर दूसरा है कालवाचक विशेषण, कालवाचक जो आपका क्रिया विशेषण है वो कालवाचक में समय का बोध होता है, स्थानवाचक में स्थान विशेष का बोध होता है, और परिमाणवाचक में आपकी जो मात्रा है, परिमाण है, उसका बोध होता है। ठीक है, और मैंने इनका तरीका बताया कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण का परिचय हम कैसे लगाएंगे, अर्थात हम कैसे लगा करके पता लगाएंगे। सबको पता है कि जो आपके क्रिया विशेषण हैं वह क्रिया के तुरंत पहले आते हैं। ठीक है, और आपका कालवाचक है, कालवाचक का पता हम कैसे लगाएंगे, कब से प्रश्न करके, और स्थानवाचक का हम पता लगाएंगे कहाँ से प्रश्न करके, और परिमाणवाचक का पता लगाएंगे हम कितना लगा करके या कितने लगा करके प्रश्न करके। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए संबंध वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह हमें क्या करना होता है, पद परिचय में बताना होता है। किसके पद परिचय में, क्रिया विशेषण के पद परिचय में। तो प्यारे विद्यार्थियों, उदाहरण के माध्यम से हम अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण है आपका, मोहन सफाई धीरे धीरे कर रहा है। मोहन सफाई धीरे धीरे कर रहा है। अब हमें किसका पद परिचय देना है इस वाक्य में, इस वाक्य में धीरे धीरे जो पद हैं उनका क्या देना है, हमें पद परिचय देना है। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, किस प्रकार से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे का पद परिचय देंगे। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कर रहा है, तो कर रहा क्या है, यहाँ पर क्रिया है, क्रिया के तुरंत पहले क्या आया है, आपका जो क्रिया विशेषण है वो आया है। कैसे कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, अर्थात कर रहा है क्रिया की विशेषता बताता है। कर रहा है क्रिया की क्या बताता है, यह विशेषता बताता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत ही गहनता के साथ में अच्छी तरह से वाक्य का अध्ययन करना है। वाक्य में किस प्रकार से जो पद हैं वह पूछ रहा है जो भी, और किस प्रकार से हमें उसका पद परिचय है वो देना होता है। अक्सर विद्यार्थी हैं वो इसमें गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं कि जो अव्यय शब्द हैं उनके लिंग वचन भी बता देते हैं, उनके काल बता देते हैं, कारक बता देते हैं, उनमें वह उनकी सबसे बड़ी क्या होती है, गलती होती है। वह बगैर सोचे समझे जो पद है उसका जो पद परिचय है वो लिख देते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अविकारी शब्दों का लिंग वचन नहीं बताया जाता। ठीक है, क्यों नहीं बताया जाता, क्योंकि यह लिंग वचन कारक काल के आधार पर इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन है वो नहीं होता है, यह स्थायी है। चाहे स्त्रीलिंग के साथ प्रयुक्त करें या पुल्लिंग के साथ प्रयुक्त करें,
चाहे एक वचन के साथ में हो या बहुवचन के साथ में, इनमें किसी प्रकार का क्या नहीं होता है, परिवर्तन है वो नहीं होता है। तो विशेष रूप से आपको इनका क्या रखना है, ध्यान रखना है। जितनी बात आपसे पूछी गई है उतनी ही आपको इसमें बतानी है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है आपका संबंध बोधक का पद परिचय। ठीक है, संबंध बोधक के भेद वह आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समता, संग्रह, साधन, निरोध, विरोध, काल, दिशा, स्थान आदि, यह क्या है, आपके संबंध बोधक है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर संबंध, अब संबंध किसके साथ होगा, संज्ञा या सर्वनाम जिनसे संबंध है। क्यों, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही तो क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, फिर जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यह क्या बता दिया सर ने, समता क्या है, संग्रह क्या है, साधन क्या है, विरोध क्या है, काल क्या है, दिशा क्या है, स्थान क्या है। अरे विद्यार्थियों, इसमें जो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, चंचल के बिना मीनाक्षी त्रिवेंद्रम नहीं जाएगी। अब देखो त्रिवेंद्रम क्या है, यहाँ पर त्रिवेंद्रम स्थान है। त्रिवेंद्रम क्या है, स्थान है। जैसे कि के बिना संबंधवाचक जो आपका अव्यय है, उसके बाद में जो भी है आपका काल है, दिशा है, स्थान है, उसके साथ में क्या बताते हैं हम, संबंध बताते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम का संबंध किससे जोड़ रहे हैं, जिससे हम जोड़ रहे हैं वही क्या है, आपका समता, संग्रह, साधन, विरोध, काल, दिशा, स्थान है। ठीक है, तो इनको देख करके आपको बिल्कुल भी असमंजस की स्थिति में नहीं आना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, चंचल के बिना मीनाक्षी त्रिवेंद्रम नहीं जाएगी, के बिना का क्या देना है, यहाँ पर हमें पद परिचय देना है। ठीक है, तो के बिना क्या है, यहाँ पर व्यतिरेक वाचक अर्थात संबंध बोधक अव्यय है। यहाँ पर के बिना क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। चंचल और मीनाक्षी में संबंध सूचक है, अर्थात जो आपकी चंचल और मीनाक्षी दोनों में क्या है, यह संबंध बोधक है। ठीक है, तो किस प्रकार से आपके समझ में आ गई बात की, के बिना अर्थात यह संज्ञा सर्वनाम शब्दों का जो संबंध है वह ज्ञात करवाने का क्या करता है, कार्य है वो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। फिर देखिए अगला है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो समुच्चय बोधक का पद परिचय हमें किस प्रकार देना होता है, सबसे पहले हमें उसका भेद पता होना चाहिए कि यह कौन सा है। यह संयोजक है अर्थात जोड़ने वाला है, विभाजक अर्थात अलग करने वाला है, कारणवाचक है, स्थानवाचक है, उद्देश्यवाचक है, इनमें से कौन सा है, यह हमें क्या होना चाहिए, पहले ज्ञान इसका होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए इसमें संबंध, वाक्य के उन पदों का उल्लेख जिन्हें जोड़ा जा रहा है, अर्थात यह दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहा है या किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द को जोड़ रहा है, यह किन को जोड़ रहा है, उन दोनों के बीच हमें संबंध है वो बताना होता है, उसका उल्लेख हमें करना होता है। फिर देखिए उदाहरण के माध्यम से हम इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर उदाहरण है आपका, मोहन फल नहीं लाया इसलिए बच्चों ने फल नहीं खाए। ठीक है, मोहन फल नहीं लाया इसलिए बच्चों ने फल नहीं खाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह दो प्रधान वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है, इसलिए योजक शब्द। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसलिए समानाधिकरण मोहन फल नहीं लाया और बच्चों ने फल नहीं खाए, उपवाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ने का यह कार्य कर रहा है। तो यह क्या करते हैं, यह दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, यह दो संज्ञा शब्दों को जोड़ने का जो कार्य है वो करते हैं। अब आपके उपवाक्य है वो स्वतंत्र भी हो सकते हैं और आपके आश्रित भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको विशेष रूप से क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है। अगला हमारा अविकारी शब्दों का जो भेद है पदों का, वो है विस्मयादिबोधक का पद परिचय। ठीक है, विस्मयादिबोधक जो शब्द हैं उनका जो भेद है हमें पता होना चाहिए कि कौन सा होता है। विस्मय है, प्रशंसा है, हर्ष है, शोक है, घृणा है, भाई स्वीकृति आदि हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा है, उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे और इसमें तो इतनी सोचने विचारने वाली कोई बात भी नहीं है।
कि किस प्रकार से हम विस्मयादिबोधक जो पद हैं उनका पता लगाएं। तो देखो किस प्रकार से जो विस्मय सूचक है उस चिन्ह का हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। वह शब्द किस प्रकार से इसमें जुड़े होंगे। जैसे उदाहरण है आपके सामने, वाह इल्ला माँ बन गई, ठीक है, वाह इल्ला माँ बन गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो वाह का क्या देना है, हमें पद परिचय देना है, तो वाह में क्या होगा, यह प्रशंसा सूचक क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय है, ठीक है। तो यह विस्मय भी हो सकता है, यह प्रशंसा में भी हो सकता है, यह हर्ष में भी हो सकता है, सो गणना आपका जो भी है उसमें हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें क्या देना होता है, इसका पद परिचय वो देना होता है, ठीक है। उदाहरण देखेंगे यहाँ पर अन्य जो है आपके सामने वो, तो देखिए विद्यार्थियों उदाहरण, धवल वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। तो इसमें हम सारे के सारे जो आपके पद हैं उन सभी का क्या देखेंगे, पद परिचय देखेंगे। धवल का पद परिचय है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो धवल क्या है, यहाँ पर धवल है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, और बेटा क्रिया का क्या है, कर्ता है। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक शब्द का क्या देना होता है, पद परिचय देना होता है। वहाँ तो देखो ये वहाँ क्या है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, अर्थात बेटा है क्रिया का कि यह क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। फिर देखिए विद्यार्थियों कक्षा में तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कक्षा में जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है, बेटा है क्रिया से क्या बता रहा है, यहाँ पर संबंध बता रहा है, ठीक है। अब देखो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अधिकरण कारक यहाँ पर कैसे आया। तो देखिए धवल कहाँ बैठा है, कक्षा में बैठा है, तो अधिकार कहाँ पर है उसका, कक्षा में है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। और जातिवाचक जो संज्ञा है उसका आपको पता ही है कि कक्षा एक नहीं है, बहुत सारी है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जाति विशेष हो जाएगा, ठीक है। 10वीं क्या है आपका, संज्ञावाची जो विशेषण है वो है, ठीक है। तो 10वीं क्या है, संख्यावाचक विशेषण, इसका जो लिंग है वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कक्षा संज्ञा की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। बेटा है क्या है, अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, और कृतरी क्या है आपका, वाच्य है, और जो काल है वो कौन सा है आपका, वर्तमान काल है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने जो आपका पद परिचय है उसका गहनता के साथ में पूर्ण रूप से हमने अध्ययन कर लिया है। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा जो पद परिचय है विकारी और जो अविकारी है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा और आपकी किसी प्रकार की इसमें शंका नहीं होगी, ठीक है। तो इसी के साथ समय और जो आपका पद परिचय का जो महत्वपूर्ण 2 नंबर का बिंदु था वह आज समाप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों आपको सारा का सारा जो पद परिचय है वो आपकी पाठ्य जो नोटबुक है उसमें आपको करना है, जिसके कारण स्थायी रूप से वो आपके पास रहेगा और जब चाहे आप तब उसका क्या कर सकते हैं, उसमें से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा। धन्यवाद।